नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 14 है। इससे पहले मैंने आपको 13 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 13 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्ले लिस्ट में जाकर आप वह 13 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एक पटाखे का विस्फोट, बी ऑप्शन है एक टॉर्च को ऑन करना, सी ऑप्शन है आपका एक टॉर्च को ऑफ करना और डी ऑप्शन है आपका एक पेंडुलम का झूलना। तो एक पेंडुलम के झूलने में क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पेंडुलम होता है उसके अंदर क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम उसको झुलाएंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और डी ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा। तो एक तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है आपका वेग और डी ऑप्शन आपका गति। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई, आया समझ आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपको मतलब यहाँ पर बताना है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1/2 mv², बी ऑप्शन है आपका mgh, सी ऑप्शन है आपका mv और डी ऑप्शन है आपका ma। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, हाफ mv² होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम k। क्या मान लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं हम k। ठीक है, अब क्या कहा इसमें, अगर हम उसका वेग दोगुना कर दें, ठीक है, जो वस्तु थी उसका वेग हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो जब वेग दोगुना करेंगे तो हम के डैश मान लेते हैं। जब हम वेग दुगुना कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं के डैश, और इसको मैंने क्या माना है यहाँ पर, के मान लिया है। ठीक है, तो के डैश इक्वल टू हाफ एम, तो वेग क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। अब इनकी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो के डैश इक्वल टू हाफ एम, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, इंटू v²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, इंटू 1/2 mv²। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, नहीं बताओ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, इस 4 को इधर लिया है मैं और कुछ चेंज नहीं किया है, मतलब एक ही है इसका तब भी। यहाँ पे इसको 4 लिख लेंगे, इंटू
हाफ एम वी स्क्वायर ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम लिख सकते हैं के, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए? तो इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हम के लिख लेंगे। तो जो के डैश होगा आपका, जब हमने वेग दोगुना किया था उसको मैंने क्या माना था, के डैश मान लिया था, तो के डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4k। कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा 4k, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4k। जब हम उसका वेग दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी, 4k हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, और डी ऑप्शन है आपका गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। तो जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, मतलब मैकेनिकल पावर होती है, वो क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों, बी ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है केवल घर्षण बल, और डी ऑप्शन है आपका केवल स्थितिज ऊर्जा। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है भाई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा का। हाफ एम कितना दिया है आपको, 22 केजी, यहाँ पर कितना रख लेंगे हम, 22 केजी इंटू वी कितना दिया है आपको, 5, तो यहाँ पर कर लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 5 × 5। ठीक है, या 25 भी लिख सकते थे। इस दो से इसको डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 5 × 5। ठीक है, तो 11×5 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 5। 55 की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 275 जूल। कितना आ जाएगा, 275 जूल आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 275 जूल। ठीक है, आया समझ में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है सोल्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। सोल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसमें हमें बतानी है स्थितिज ऊर्जा। क्या बतानी है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका mgh। क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, m का मान कितना दिया है आपको, m का मान दिया है 11 केजी, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे, इंटू g का मान कितना दिया है 9.8, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 9.8, इंटू हाइट कितनी दी है आपकी 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 11×5 कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा, इंटू 9.5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 539 जूल। कितना आ जाएगा, 539 जूल आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 539 जूल, तो ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 539 जूल। ठीक है भाई, आया समझ में आपको ये सवाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है। निहित ऊर्जा मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू है यहाँ पर 15 केजी, g की वैल्यू कितनी है 10,
और h की वैल्यू कितनी है आपकी 10। इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो 15 इंटू 10 इंटू 10, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500। कितना आ जाएगा 1500 जूल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 1500 जूल, तो आपके डी ऑप्शन में है 1500 जूल, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है भाई, आया समझ में आपको। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है यांत्रिक, बी ऑप्शन है विद्युत, सी ऑप्शन है रासायनिक और डी ऑप्शन आपका ध्वनि। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, आया समझ आपको। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा है। आपको बाइसिकल की गतिज ऊर्जा बतानी है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मान कितना दिया है आपको? 10 केजी। कितना दिया है? 10 केजी इंटू वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू 20। ठीक है कितना हो जाएगा ये? 400। कितना हो जाएगा? 400। अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5 सौ कितना हो जाएगा? 20। ये आ जाएगा आपका 2000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? 2000 जूल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 2000 जूल। आपके डी ऑप्शन में है 2000 जूल, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन है जे जे थॉमसन और डी ऑप्शन आपका गोल्डस्टीन। तो कैथोड किरण थी जो, उसका प्रयोग पहली बार किसने किया था? वो किया था जे जे थॉमसन ने। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे जे थॉमसन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका स्वर्ण, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन आपका टाइटेनियम और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो अल्फा कण होते हैं वह गोल्डन की जो लेयर होती है, मतलब उसको फॉयल बोल सकते हैं, गोल्ड फॉयल पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है आपका? सोना। क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका नील्स बोर, बी ऑप्शन आपका ई रदरफोर्ड, सी ऑप्शन आपका जे जे थॉमसन और डी ऑप्शन आपका जे चैडविक। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रदरफोर्ड को। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2n, बी ऑप्शन आपका 2n की पावर -2, सी ऑप्शन आपका 2n की पावर 3 और डी ऑप्शन आपका 2n की पावर 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2n की पावर 2। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n की पावर 2 से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, बोरबरी के अनुसार। किसके? बोरबरी के अनुसार। ठीक है, किसी भी परमाणु के कक्ष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं भाई? 2n की पावर 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये बोरबरी के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17, एम कोष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन आपका 32। तो बोरबरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है भाई, किसी कक्ष में वो हो सकती है आपकी 2n की पावर 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, के, एल, एम और एन। ठीक है, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसने क्या कहा है, एम कक्ष में, एम कक्ष कौन सा आपका, तीसरा। तो 2 × 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3 की पावर हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, क्योंकि जो एम वाला कोष है हमारा, ये कौन सा है, तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पर क्या कहा था, फॉर्मूला क्या था, 2n की पावर 2। तो 2 ऐसे रख लेंगे हम, इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो जो एम कोस होगा इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई, 18 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 18, या आपके सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके 18। ठीक है, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है भाई, 13 है। तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है आपका 2। बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार एक कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, 2n की पावर 2। इलेक्ट्रॉन के कितने कक्ष हो सकते हैं, चार कक्ष होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो चार सेल हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या 13 है किसी तत्व की। तो पहले में कितने आ जाएंगे, पहले में आते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरे कोष में आएगा। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 13 है, तो ये कितने में आएगा, तीसरे कोष में आएगा। तो इसमें क्या कहता है, कितने सेल हो गए, तो 3 हो सकते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ठीक है, अगले में कितना आ जाएगा, 32। ये हो जाएगा आपका के, ये एल, ये एम और ये एन। ठीक है, तो के में कितना आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में कितना आ सकते हैं भाई, 32 आ सकते हैं। ठीक है, आया समझ आपको। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट है, बस लैंग्वेज चेंज है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2n की पावर 2, बी ऑप्शन है n की पावर 2, सी ऑप्शन है 2n और डी ऑप्शन है आपका 3n की पावर 2। तो एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, 2n की पावर 2 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 8, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन आपका 2 और डी ऑप्शन आपका 6। तो के कोष में समायोजित किए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्क्लेरा, बी ऑप्शन आपका इंडोडर्मिस, सी ऑप्शन आपका एपिडर्मिस और डी ऑप्शन आपका हाइपोडर्मिस। तो मानव शरीर की जो त्वचा होती है उसकी सबसे जो बाह्य परत होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं भाई उसको, एपिडर्मिस कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तंत्रिका, बी ऑप्शन आपका एपिथेलियम, सी ऑप्शन आपका मांसपेशी और डी ऑप्शन आपका संयोजी। तो एपिथेलियम उत्तक के जो प्रकार होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रंथियां बनाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिथेलियम। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी ऑप्शन आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब WBC, सी ऑप्शन है रुधिर और डी ऑप्शन आपका लाल रुधिर कणिकाएं मतलब RBC। तो क्या कहा इसने, लाल संवहनीय संयोजी उत्तक क्या है, वो है आपका रुधिर मतलब ब्लड। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड्डी भी क्या होती है आपकी, संयोजी उत्तक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वृद्धि संवर्धक पदार्थ, बी ऑप्शन आपका रेजिन और गोंद, सी ऑप्शन आपका यूरिक अम्ल और डी ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो पुराने जाइलम में कौन से अपशिष्ट उत्पादों को स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है रेजिन और गोंद को। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेजिन और गोंद। ठीक है, रेजिन मतलब क्या होता है, राल होती है, राल टाइप ना, वो होता है आपका रेजिन और गोंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसे कि नीचे चित्र दिया जैसे नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी, आपको बताना है। ठीक है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, एक टहनी ली है, उसको रंगीन पानी में डुबाया गया है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, उसको कुछ घंटों पानी में रखने के बाद फिर उसको काटेंगे तो वो किस प्रकार की दिखेगी, आपको बताना है। ए प्रकार की दिखेगी, बी प्रकार की दिखेगी, सी प्रकार की दिखेगी या डी प्रकार की दिखेगी, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है चित्र ए की तरह, बी ऑप्शन है चित्र सी की तरह, सी ऑप्शन आपका चित्र डी की तरह है और डी ऑप्शन आपका चित्र बी की तरह। तो जो टहनी हम काटेंगे वो किस प्रकार की दिखेंगी, वो दिखेगी जैसा कलर आपका नीचे होगा बीकर में या जिस बोतल में आपको रखनी है वो टहनी रखी है आपने, वो जैसा रंग का होगा तो टहनी उसी प्रकार की दिखेंगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्र ए की तरह दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर पानी कैसा है, पर्पल कलर का है। तो टहनी के अंदर भी कौन सा पानी चला जाएगा, वो पर्पल कलर का ही चला जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जो बच्चे आपके दोस्त या आपके रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, उन बच्चों को ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।